हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है विद्युत धारा। याद रखेंगे इस चैप्टर का टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और 100% पूछने के चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो जितने भी स्टूडेंट अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं वो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से समझेंगे और सीखते हुए चलेंगे जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे जी। विद्युत धारा टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का। चलिए जी, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ पहले ही कि याद रखेंगे आप सभी कि यहाँ पर हम आपको क्या कराएंगे, यहाँ पे हम आपको सब कुछ समझाकर आपको ऑब्जेक्टिव याद कराएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जिसको मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप सभी इसको करके आइएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। मतलब कौन है जो प्रतिरोध को व्यक्त करता है। रो इजकल टू एल बाई ए है या रो इजकल टू ए बाई एल है, जहाँ एल बाई रो इंटू ए है या एल ए बाई रो है, इनमें से कौन है। तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे विशिष्ट प्रतिरोध रो इजकल टू आर ए बाई एल, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, आर है प्रतिरोध, ए क्या है, कोई भी चालक तार है तो उसकी मोटाई है, उसकी मोटाई है जो है ए, इस चालक तार की लंबाई है जो है एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध को व्यक्त करता है, मतलब प्रतिरोध को। तो ये रो है, इधर एल इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो यदि हम आर का यहाँ से मान निकालें ना तो रो एल बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो R का मान हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से R को व्यक्त करता है। तो R इजकल टू रो एल बाई ए, मतलब ये हमारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रो एल बाई ए, ये हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक चालक का वोल्टता और तथा धारा के बीच एक ग्राफ एक सरल रेखा में हो जो y अक्ष जो किसी I को प्रदर्शित करता है y अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तो चालक का प्रतिरोध होगा तो tan थीटा होगा जी, tan थीटा होगा। यहाँ पे याद रखेंगे ये भी आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वोल्टता और धारा के बीच I जो है ना वो एक सरल रेखा में हो, तो वहां पे कह रहा है कि y अक्ष से थीटा कोण बनता है तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो वहां पे जो प्रतिरोध होगा ना tan थीटा, वहां पे बनेगा कोण। अगला आता है विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग vd, अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, एवं चालक के सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के बीच संबंध होगा। तो यहाँ पे v के अनुक्रमानुपाती या v के व्युत्क्रमानुपाती या v स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती या v स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है ना जो vd, ठीक है, अनुगमन वेग जो vd है वो विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। समानुपाती मतलब ही अनुक्रमानुपाती होता है, तो विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है चौथा कि यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए, कोई चालक तार की लंबाई को हम कितना कर दें, 2 गुनी कर दी जाए, तो उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग समान होगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे किसी भी चालक की लंबाई को यदि हम 2 गुना कर देंगे, ठीक है, और विभवांतर यदि स्थिर होना तो उस समय पर अपवाह जो वेग होगा वो क्या हो जाता है, वो हमारा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है जी, आधा हो जाता है। तो ये हमारा चौथा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा का जो हमारा आधा हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है धारा घनत्व क्या इकाई है। धारा घनत्व का क्या इकाई होता है,
एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी होता है। ठीक है ना, क्योंकि धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा घनत्व जे बराबर आई बाई ए होता है। ठीक है ना, ये हम फॉर्मूला जानते हैं धारा घनत्व का, जहां जे आई क्या है, धारा है, विद्युत धारा है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, और ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है R1, R2 और R3 प्रतिरोध के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होता है, शून्य होता है, भिन्न होता है, या प्रतिरोधों के मूल के अनुपात में विभाजित होता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे समझिएगा तीन प्रतिरोध है जी, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है। ये तीनों प्रतिरोध इसमें श्रृंखला परिपथ में है, मतलब श्रेणी क्रम में है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में है, तो प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, यदि श्रेणी क्रम में होगा तो यदि हम इसमें धारा आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सभी में आई धारा ही प्रवाहित होगा, तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद बढ़ाना होगा, या इनकी तार में धारा को घटाना होगा, या इनके तारों के धारा को बढ़ाना होगा, या इसके तारों की लंबाई को बढ़ाना होगा। कह रहे हैं विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा ना। ये जी मोटाई कैसे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है ना, तार में धारा को घटाना हो, धारा घटा देंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तार में धारा को बढ़ाना होगा, ये भी नहीं होगा। तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो अब जाकर विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ेगी। तो ये मुझे ऑप्शन ये डी वाला करेक्ट आपका हो जाएगा, डी वाला। ठीक है ना, अगर सुग्राह्यता विभव मापी की सुग्राह्यता में बढ़ानी है तो तार की लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा, तार की लंबाई को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर होगा जी। अगला हमारा आता है विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे, तो याद रखेंगे द्रव्यमान संरक्षण से, आवेश संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, या संवेग संरक्षण से। तो याद रखेंगे किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम ये याद रखेंगे, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण से क्या करता है, संबंध रखता है। और प्रथम नियम जो है ना, प्रथम नियम वो आवेश संरक्षण से संबंधित रखता है। अगला आता है n समान प्रतिरोध, ध्यान से समझेंगे, n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। मतलब कह रहा है कि n समान प्रतिरोध है, n प्रकार के बहुत सारे n हैं, ये प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मान लेते हैं श्रेणी क्रम के लिए अगर हम कहें, श्रेणी क्रम के लिए तो श्रेणी क्रम के लिए तो ओनली n ही होगा। और समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा जी, समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, 1/n होता है। ठीक है ना, तो कह जा रहा है कि पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम इन दोनों का अनुपात कर रहे हैं तो n/1/n हो जाएगा। अगर ये चला जाएगा ऊपर गुणा करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, n²। तो यही हमारा क्या होगा, यही n² क्या होगा, हमारा अधिकतम प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये हमारा अधिकतम प्रतिरोध है और ये हमारा सबसे न्यूनतम प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध होगा और समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो वही कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, तब इन दोनों का अनुपात हमने किया है, अनुपात हमने मेन यहाँ पे बटा में अनुपात किया है तो n² आ गया है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला आता है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। अब ये आप करेंगे ना, न्यूमेरिकल ही आपको लगाने के लिए मैं दूंगा होमवर्क। ठीक है, बताइए इसको कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है,
आप इसको करेंगे तो आंसर मालूम चल जाएगा इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पे नॉर्मल सी कह रहा है, आगे से एक मैं बता दे रहा हूँ, आगे से आपको मैं होमवर्क दे दूंगा उसको। तो कह रहा है तारों का प्रतिरोध कह रहा है, मतलब प्रतिरोध R का मान दिया है 500 ओम दे दिया है, 500 ओम। अब विद्युत चालकता पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये तारों का प्रतिरोध दिया है ना 500 ओम, मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध का ही मान दिया है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि चालकता जो होता है, चालकता जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसका वैल्यू रखें 1/R का मान है 500, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें चालकता, तो यहाँ पे 500 है और ऊपर अगर हम ध्यान से समझें तो अगर ऊपर हमने चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, 500 से 1 में भाग देंगे। तो पहले तो दशमलव देखिए भाग दे रहे हैं तो समझिएगा, दशमलव हमने दशमलव लिया तो एक जो है 0 बढ़ेगा, ठीक है। एक 0 अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो एक और 0 बढ़ेगा, फिर से एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और यहाँ पे 0 बढ़ेगा ना। तो अब ये 1000 हो गया, ये 5 हो गया 500, तो 5 2 बार में ये कट जाएगा, तो अब ये 2 हम लिख देंगे। तो ये आप देख लीजिए इतना आना चाहिए, इतना मोह इन्वर्स आना चाहिए। तो ये क्या है 0.001, तो यहाँ पे देख लीजिए 0.001, ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। समझ रहे हैं ना। आगे से आपको दूंगा, देखिए एक यहाँ पे आपका आ गया है, यहाँ पे आपका कह रहा है 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं, तो प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 3/2 होगा। आप इसका आंसर देख लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कैसे करना है ये आपके लिए होमवर्क हमने प्रोवाइड कर दिया है, करेंगे जी। अगला आता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है समरूप होता है, त्वरित होता है, अपसरित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपसरित होता है जी। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होता है वो अपसरित होता है। जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ में कुल प्रतिरोध घटने लगता है। जब कोई भी चालक मतलब अमीटर को क्या करते हैं, अमीटर को शंट किया जाता है ना, तो प्रतिरोध क्या होता है, घटने लगता है। समझ रहे हैं। अगला हमारा 14 नंबर आता है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से धारा को मापा जाता है, प्रतिरोध, विभवांतर या इनमें से सभी। विभव मापी से याद रखेंगे विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होगा। नीले रंग के लिए यहाँ पे कह रहा है नीले रंग के लिए 6 होता है जी। तो ऑप्शन यह हमारा डी हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, लाल रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है वो 2 होते हैं। नारंगी का 3 होता है, पीला का 4 होता है, हरा का 5 होता है और नीला का 6 होता है। अब दोस्त आपको याद रहेगा ना ये, तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पे 1 वाट होता है वो जूल सेकेंड इनवर्स है, या 1 वाट बराबर इतना ये सब दिया गया है। अच्छा, वाट किसका मात्रक होता है जी, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है ना। तो शक्ति का हम फॉर्मूला जानते हैं, शक्ति P बराबर कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, कार्य बराबर समय, कार्य बाई समय होता है। तो बताइए कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड मतलब समय यहाँ सेकेंड होगा ना, सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड होगा, ठीक है ना, जूल प्रति सेकेंड होगा। तो यहाँ पे अंत में हमें देखना है कि 1 वाट बराबर सभी में 1 दिया है, जूल प्रति सेकेंड किसका आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जूल प्रति सेकेंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये तो पहला ऑप्शन यही करेक्ट होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ पे तो प्रति, अरे बाबू जूल बटे सेकेंड है,
इस कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर इसको अगर हम ले जाएंगे तो यही जूल, और गुणा में यदि जाएगा तो यही सेकेंड -1 हो जाएगा, तो यही जूल सेकेंड है, ठीक है ना। 1 वाट बराबर 1 जूल्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। अगला आता है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो गतिशीलता का ये फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। मतलब किसी चालक का मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में धारा घनत्व का कौन सही है। मतलब यहाँ पे धारा घनत्व बराबर जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, यही ना होता है जी। तो देखिए आई बाई ए, यहाँ पे आई बाई ए आ गया, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम में कहा जा रहा है, यदि प्रतिरोध हम बनाते हैं, बात एक एक पॉइंट्स को आपको समझने जाना है। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इससे हम अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ तक सभी में अब इधर धारा, यहाँ पे I1, इसमें I2 और इसमें I3 बहेगा, परंतु इसका विभव भी है, इसका भी विभव भी, इसका भी विभव भी। मतलब क्या है, कह रहे हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहेगी। तो देखिए विभव जो है ना वो सभी प्रतिरोधों के लिए समान रहेगा, धारा सबके लिए अलग रहेगा, तो विभवांतर, वही विभवांतर जो है यही समान रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। धारा समान नहीं रहेगा, विभवांतर और धारा दोनों समान कैसे होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये सही नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। याद रखेंगे चांदी है, तांबा है, सोना है, जस्ता है, यहाँ पे सबसे अच्छा ना विद्युत का है यहाँ पे अभी कोई, तो चांदी है जी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, अच्छी तरीके से वीडियो बन रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड का पीला रंग का मान होता है। देखिए कार्बन पीले रंग का पूछ लिया, पीले रंग का 4 होता है, हमने पहले ही आपको बताया है। लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5 और नीला का 6। अगला आता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड होता है, हरे रंग का तो 5 होता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, बताई ही है अभी। अगला आता है किसी पदार्थों की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो प्रतिरोधकता, यहाँ पे प्रतिरोधकता हमसे पूछ लिया गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, RA/L, यही हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन अभी पहले भी हमने रिपीट किया है, अभी इसी वीडियो में पहले दूसरा सेट क्वेश्चन ऐसे था। अगला आता है 1 वोल्ट बराबर होता है। अच्छा वोल्ट किसका मात्रक होता है जी, वोल्ट होता है विभव का मात्रक, तो V = W/Q होता है ना। अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट हमसे पूछा जा रहा है। यदि इन दोनों का मान 1 हो जाए तो 1 तो होगा। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो जूल को हम जे से दर्शाते हैं तो जे लिख देंगे। और कुलाम होता है कुलाम, तो कुलाम अगर ऊपर जाएगा तो सेकेंड -1 हो जाएगा। तो 1 जूल सेकेंड -1 यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 1 जूल सेकेंड 1 जूल कुलाम इनवर्स, ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। अगला आता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का तो 2 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है सेलों का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा या धारा मापी द्वारा या गैल्वेनोमीटर द्वारा या विभव मापी द्वारा। याद रखेंगे सेलों का विद्युत वाहक बल जो है ना वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा, ऑप्शन डी। अगला आता है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा।
यहाँ पे आप याद रखेंगे, कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध का आधा कर दिए, जब प्रतिरोध यदि आधा कर दें तो ऊष्मा का जो मान होता है वो 2 गुना होता है। क्या होता है जी? 2 गुना। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश इतना कूलाम हो तो प्रति सेकंड में तारों में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है ना, यहां पे ये आपको कह दिया जी। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हमने बताया हुआ है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप जानिए। 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या है? 18 है। हाँ, आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इजी है। ये फॉर्मूला किस पर सॉल्व होगा ये भी आपको संकेत के रूप में हम बता दे रहे हैं। Q = N × E, इसी फॉर्मूले पे ये सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा ये थोड़ा सा आप अपने तरफ से सेल्फ स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं चाहूँ तो तुरंत बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद कुछ क्वेश्चन दें। एक क्वेश्चन हमने पहले दिया था, ठीक है ना, मुझे अभी भी याद है, 20 वोल्ट और 40 वोल्ट का ऐसा हमने कुछ दिया था जिसमें 220 वोल्ट का ऐसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो वो आपको एक तैयार करना है। 9वां या 10वां ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और ये 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ये हम न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर जानते हैं कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम होता है 1 फैराडे बराबर। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना, तापमान बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध जो है उसका फॉर्मूला है RA/L। तो यहाँ पे कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, या तो हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो, या तो प्रतिरोध के समानुपाती है, और दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो प्रतिरोध तो दिया नहीं है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये होगा जी ऑप्शन। समानुपाती का मतलब समझते ही है ना, कि यदि क्षेत्रफल के मान को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला आता है, किसी चालक का संवहन वेग, संवहन वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। संवहन वेग और आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अनुगमन वेग जो Vd है ना, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है, तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का याद रखें कार्यफलन क्या होता है? कुल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगला आता है, व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु याद रखेंगे प्रतिरोध की तुलना करता है। किसका? प्रतिरोध का तुलना। अगला आता है, व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है। उच्च प्रतिरोध को तो हाँ जी बिल्कुल मापा जाता है, निम्न प्रतिरोध को भी मापा जाता है। उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों विभवांतर को तो नहीं मापा जाता है। ये आपका दोनों सही, ये आपको सही होगा, उच्च और निम्न। व्हीटस्टोन सेतु से हम उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध को मापते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है, विद्युत हीटर में तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर में। अगला आता है, शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा याद रखेंगे, शोषित जो विद्युत ऊर्जा होता है ना, वो किसके याद रखेंगे? शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। क्या हो जाएगा? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। अगला आता है, विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा mL2T-2 A-1 होता है। तो mL2T-3 A-1 होता है। तो यही है जी, विद्युत वाहक बल का भी विमीय सूत्र यही है, विभवांतर की भी विमीय सूत्र यही है, विद्युत विभव का भी विमीय सूत्र यही है। ठीक है, अब विद्युत विभव कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, अगला आता है, एम्पीयर घंटा मात्रक है। एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है जी? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। एम्पीयर घंटा याद रखेंगे आवेश का मात्रक है। कैसे है जी?
तो देखिए हम एक बात जानते हैं, I = Q/T, ये विद्युत धारा का हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। यहाँ से ये T इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q = I × T हो जाएगा। ये कूलाम है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यदि आवेश का हम मात्रक निकालें तो I का क्या हो जाएगा जी, I का क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहाँ पे घंटा भी ले सकते हैं, मोस्टली समय ही ना, घंटा लिखें या समय सेकेंड लिखें। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड है या एम्पियर इंटू घंटा, समय ही तो है घंटा ना, तो इसलिए आवेश का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना, या इकाई हम कह सकते हैं। अगला आता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति जो होता है P = याद रखेंगे V²/R होता है, ठीक है ना। तो V × R ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, V² ये आपका हो जाएगा V²/R। तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, अनंत होता है ना जी, धनात्मक ना जी, शून्य होता है। यहाँ पे कह रहा है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम ही है ये, कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हमने बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है किरचॉफ के नियम में। अगला हमारा आता है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट जो घंटा मात्रक है ना, वो किसका मात्रक है, तो वो याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक है। हाँ, ऊर्जा का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए समरूप वेग से चाल्यमान मतलब सबसे पहली बात समरूप वेग से चाल्यमान है, मतलब आवेश कोई है ना, कोई ये आवेश है, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये इस प्रकार गति कर रहा है या सीधी रेखा में ही गति कर रहा है। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी कोई आवेश स्थिर होगा, यहीं पे स्थिर होगा, तो इसके कारण ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। बट यही आवेश यदि गति करने लगेगा तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये समरूप वेग से चाल्यमान है, मतलब गति कर रहा है, तो ये कौन सा उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगला आता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना, वो 50,000 ओम होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, जो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, याद रखेंगे आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है ना, वो शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अगला आता है विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा mL2T-3A-1 होता है। अगला आता है विद्युत परिपथ की शक्ति है। विद्युत परिपथ की शक्ति P = V²/R होता है, ये अभी हमने रिपीट किया है, तो V²/R हो जाएगा। अगला आता है वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं जी, तो विभवांतर को मापते हैं, ठीक है ना, विभवांतर को। निम्नलिखित में गतिशीलता का कौन सही है, गतिशीलता μ = V/A होता है, V/E होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को किससे मापते हैं जी, विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट से ना मापते हैं। मान लेते हैं 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट क्या है, विभवांतर का ही मान है 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा। अगला आता है किरचॉफ के बिंदु या प्रथम नियम पालन करता है। प्रथम नियम हमने कहा ना, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के संबंधित होता है, आवेश संरक्षण के, और दूसरा क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज के इस वीडियो में हमने 51 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। देखिए दोस्त, मैं यही चाहता हूं
कि आप दिल से पढ़ाई करें, मन लगा कर पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। अदरवाइज़ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इससे पहले के 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर आपने नहीं देखे हैं इंपॉर्टेंट, आप सब्जेक्टिव भी नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का भी लिंक मिलेगा, केमिस्ट्री की भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लिंक हम दे देंगे। तो वहाँ से जाइए, आप क्लिक करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और यदि आप बिहार बोर्ड से हैं और सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ओनली 199 में आपकी पूरी फिजिक्स की पूरी केमिस्ट्री मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट आपको दे रहे हैं। फिजिक्स के 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 16 चैप्टर हैं। टोटल आपके 31 चैप्टर हो रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का हमारे तरफ से जितने भी कम से कम और ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होंगे, इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको हम देंगे। 31 चैप्टरों का देंगे, ठीक है ना। 31 चैप्टर समझिए, कम नहीं है, बहुत है। उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव होंगे, वो भी हम आपको दे देंगे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप तैयार करेंगे तो इसके बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं। तो 31 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, 31 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, दोनों। तो इतना आप तैयार करें, बहुत है। अगर लेना चाहते हैं, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। इतना आप कह देंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ओनली 199 है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।